हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमने लास्ट टाइम देखा था एवोल्यूशन के चैप्टर में, तो मैंने आपको जो एविडेंसेस थे वहां पर आके आपको एंड कर दिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ये डार्विन के कंसेप्ट में था, उनकी थ्योरी में था। ये नेचर जिसको सिलेक्ट करता है उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल देके डार्विन साहब ने बताया था कि नेचर कैसे सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको पीपर्ड मॉथ का, ठीक है। एक तो व्हाइट विंग के थे और एक डार्क विंग के थे, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा कारखाने या जो भी है इंडस्ट्री बहुत कम थी, तो वहां पे पॉल्यूशन भी कम था क्योंकि धुआं कम निकलता था, स्मोक कम निकलता था। तो उस समय की जो पेड़ों की बार्क थी, छाल थी, वो कैसे कलर की थी, लाइट कलर की थी। और हम लाइक, क्योंकि उस पर लाइकेन रहता था और लाइकेन को पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी माना जाता है। तो उस समय जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1850 के जमाने की बात कर रहा हूं। उस समय जब ये लाइट कलर का बार्क था तो व्हाइट विंग के पीपर मॉथ अपने आप को इसमें छुपा लेते थे, जिससे जो डार्क विंग के जो मॉथ थे, ये दूर से जो प्रीडेटर्स बर्ड्स थे या कोई भी प्रीडेटर्स हो सकता है, वो इनको आसानी से देख लेता था, किसको, डार्क विंग वाले को। जिससे 1850 के टाइम पर इनकी पॉपुलेशन कम थी, किनकी, डार्क विंग्ड वालों की। बाद में जब इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, मैं 1920 की बात कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा कारखाने लगे, बहुत ज्यादा धुआं निकला, जिससे जो पेड़ों की बार्क या छाल थी उस पर पॉल्यूशन की से जो धुआं निकलता वो इकट्ठा होने लगा, जिससे उनकी बार्क कैसी हो गई, अब डार्क कलर की हो गई। तो इस समय अगर आप देखोगे तो जो व्हाइट विंग्ड पीपर्ड मॉथ थे वो आसानी से दिखाई देने लगे और जो डार्क विंग थे वो उसमें अपने आप को छुपाने लगे। तो अब जो प्रीडेटर्स बर्ड्स है वो किस पर अटैक करने लग गए, इस पर। यानी यहां पे ये एग्जांपल देने की कोशिश की है कि जिस समय पॉल्यूशन नहीं था उस समय डार्क वाले का पॉपुलेशन कम था और इसका ज्यादा था, क्योंकि नेचर ने इसको सिलेक्ट किया था। अब जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। उस समय जब ये डार्क कलर का बार्क हो गया तो जो डार्क विंग के मॉथ थे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, जिससे ये आसानी से नजर आने लगा और इनका पॉपुलेशन अचानक कम होने लगा। तो इन दोनों एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि नेचर ने किस टाइम पर किसको सिलेक्ट किया। तो एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। और भी एग्जांपल्स हैं, डार्विन साहब का बहुत फेमस एग्जांपल था ये। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है। मैं अलग से आपको जब मॉडर्न सिंथेसिस कांसेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसका डिटेल करूंगा। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, एंसेस्टर फॉर्म है। उससे एक तो होता है अपना स्टेबलाइजिंग, जो मीन वैल्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्शनल, किसी एक दिशा में जाएगा, इधर या इधर। और एक होता है डिसरप्टिव, किसी 2 पीक को सपोर्ट करेगा। ओके, मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा ये। अब एक था कि एवोल्यूशन जो इंसानों के द्वारा हुआ हो, यानी इंसान के इंटरफेरेंस से जब एवोल्यूशन हुआ हो, तो उसको मैंने हेडिंग का नाम दिया है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब आप देखते हैं हम तरह तरह के केमिकल्स फसलों पर इस्तेमाल करते हैं या खुद के इलाज के लिए डिफरेंट टाइप की दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो समय समय पर आप देखते हो कि एंटीबायोटिक्स चेंज होते रहते हैं, दवाइयों में बोलते हैं ना नई दवाई आ गई। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जितने भी हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं, ठीक है, जब आपने इसको खेतों में इस्तेमाल किया तो वहां पर जो भी पेस्ट रहे होंगे उन्होंने इनके अगेंस्ट अपने अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो आगे चल के यही दवाइयां उनको मार नहीं पाएंगी। तो ये भी किसका रिजल्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। और भी एग्जांपल है एंटीबायोटिक का दिया हुआ है यहाँ पर। हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर हम लगातार या कुछ सालों तक किसी जगह पर वही एंटीबायोटिक धड़ल्ले से चलते हैं, तो जो आपके पैथोजेंस है, माइक्रोब्स हैं, वो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो एंटीबायोटिक उन माइक्रोब्स को मार नहीं पाते। इसलिए समय समय पर एंटीबायोटिक नए नए आते रहते हैं, एमआर डॉक्टर को बताते जाता है, ठीक है। तो ये मेन तो डार्विन के उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि जो इवोल्यूशन है वो लगातार एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, या तो मतलब चांस इवेंट हो जाए इन नेचर, मतलब चांस है, ये पूरा हो सकता नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी नेचर में चांस मिल जाए या म्यूटेशन हो जाए, इन दोनों वजह से क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। ओके, आगे अगला हेडिंग है अपना एडेप्टिव रेडिएशन, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, मान के चलो अपने पास कोई ओरिजिनल फॉर्म ये है, अपने पास कोई ये ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। इस चीज से बन गया बेटा
ए, इसी से बन गया अपना बी, इसी से बन गया अपना सी और इसी से बन गया अपना डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी अपना अलग अलग काम करने लगेंगे, लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कि ए बी सी डी का जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर है, वो कॉमन है। ये मैं इसको एक्स नाम दे देता हूं, यानी ये इसी से ए बना है, इसी से बी, इसी से सी, से डी, इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होना मतलब फैल जाना। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, यानी किसी एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का बन जाना क्या कहलाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। यानी स्टार्ट ये सिंगल पॉइंट से हो जाएगा और अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये रेडिएट हो जाएगा। यानी ये जो फॉर्म है इनका पूर्वज एक था, लेकिन इन सब ने अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में अडेप्ट कर लिया है। ये कुछ अलग काम करने लगा, कुछ ये अलग काम करने लगा, कुछ ये अलग काम करने लगा, कुछ ये अलग काम करने लगा। मैं तो कह सकता हूं जो आपका होमोलॉजी का एग्जांपल है ना, वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, यानी ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग जियोग्राफिकल या डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, होमोलॉजी को इंडिकेट करता है। तो इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो डार्विन साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, डार्विन फिंचेस का। यानी जब वो अपनी सी वॉयज यानी वो पूरे वर्ल्ड की जर्नी करने के लिए निकले थे ना HMS वीगल जहाज से, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफिकल एरिया को विजिट किया और वहां के डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना को भी देखा। तो जब वो गैलापागोस आइलैंड पर थे ना, तो उन्होंने देखा एक छोटे से आइलैंड पर जो बर्ड्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो वो उन्होंने उसको नाम दे दिया लोगों ने डार्विन फिंचेस। देखो, यानी ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, बस अपनी अपनी हैबिट्स को बदल दिया सबने। कोई मतलब ओरिजिनली जो फॉर्म था वो सीड ईटिंग था, अब कोई इंसेक्ट खाने लगा, कोई कुछ खाने लगा, कोई फ्रूट खाने लगा, तो अपने अपने बीक में उन्होंने चेंज कर लिया। तो पहला एग्जांपल तो ये बहुत अच्छा मिलता है अपने लिए। दूसरा है जो मार्सुपियल मैमल्स है, इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मार्सुपियल मैमल्स का मतलब होता है ऐसे मैमल्स, इनको बोलते हैं मेटाथेलिया, जिनके एब्डोमेन में एक पाउच होता है, उस पाउच को बोलते हैं मार्सुपियम। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल है, यानी यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट था, इसी से ये सब बन गए और सबने अपना अपना काम अलग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका मार्सुपियल मैमल्स है, ये भी किसका एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन का। तो इसकी मैंने ट्रिक वाले वीडियो आप देखोगे तो आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, देखो वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली ने वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर खेला। ये ट्रिक आपको मेरे ट्रिक वाले आप उसमें वीडियोस में देख लेना। ओके, ये आपको रट्टा मारने की मैंने ट्रिक दे दी है, बाकी इसमें रट्टा नहीं भी मारना है आपको। अगर इतना भी बोल दिया कि मार्सुपियल जो मैमल्स हैं वो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, तो आपको जितना नाम याद हो जाए वो याद कर लेना। ठीक है, दूसरा होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, मान के चलो ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, यानी ये बिल्कुल अलग अलग थे, ये बिल्कुल अलग अलग, एक मिनट सॉरी, अलग अलग चीजें थी ये। ठीक है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन ये एक कॉमन जगह पर आ गए और एक जैसा काम करने लगे, बिल्कुल अलग अलग हैं। जबकि एडेप्टिव जो डाइवर्जेंट उसमें क्या था, एक से अलग अलग काम कर रहे थे, इनके अलग अलग है टोटल, लेकिन कॉमन फंक्शन कर लिया इन्होंने। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पर आके मिल रहा है ये। ठीक है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी इसको आप एनालॉगस ऑर्गन से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो जब मोर देन यानी एक ही जगह पर किसी एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में या डिफरेंट हैबिटेट्स में मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आपको अगर ये समझ में नहीं आता तो आप तो एनालॉगस को फॉलो कर लेना। यानी ये क्या कहना चाहता है आपको कि इनके जो फंक्शंस हैं वो तो सेम है, लेकिन इसके एंसेस्टर सेम नहीं है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो बटरफ्लाई के विंग्स भी उड़ने का काम करते हैं, चिड़िया के विंग्स भी उड़ने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन तो सेम है, पर दोनों का कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है क्या, नहीं, एक इंसेक्ट एक वर्टिब्रेट्स है। तो ऐसे यहां पे इसको समझ सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो उन्होंने कंपेयर करके बताया कि ये है प्लासेंटल मैमल्स और ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, यानी मार्सुपियल मैमल्स। तो इसको मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बताया, आप मेरे भार्गव बायोलॉजी क्लासेस के ट्रिक वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा। तो मैं इसकी ट्रिक क्या बनाई थी वहां पर,
मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वो। तो यहाँ पे जो मोल है वो हमारा यूथीरियंस वाला मोल है, यहाँ भी मोल होगा, बस क्या लगा देना आपको, मार्सुपियल मोल। ये एंटीटर है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंडेड एंटीटर जिसको बोलते हैं नम्बेड। यहाँ पे माउस है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में क्या हो जाएगा, माउस ही रहेगा, बस मार्सुपियल माउस लगा देना। ये लेमर है, यहाँ पे हो जाएगा स्पॉटेड कस्कस। यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल है, यहाँ पे हो जाएगा फ्लाइंग फैलेंजर। यहाँ पे बॉबकैट है, यहाँ पे हो जाएगा टस्मानियन टाइगर कैट। यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ भी वुल्फ होता है बट कैसा हो जाएगा, टस्मानियन वुल्फ। ट्रिक वाली वीडियो से आप ये अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ थ्योरीज बतानी है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने बोला ना बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे थ्योरी किसकी बतानी है, लेमार की, डार्विन की, ह्यूगो डीवरीज की। पूरा सच तो किसी ने भी नहीं बोला है, लेकिन डार्विन को जहां तक है हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो लास्ट में मैं सबको मिला के क्या बना दूंगा, जो डार्विन साहब थे और ह्यूगो डीवरीज थे, इन दोनों को मिला के नई थ्योरी बना दूंगा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। तो डार्विन की थ्योरी के जो मेन की पॉइंट थे वो पता है क्या थे, एक तो था ब्रांचिंग डिसेंट और एक था नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप मुझसे पूछोगे सर डार्विन की थ्योरी में हमें क्या याद रखना है, तो डार्विन ने दो चीजें बोली थी। एक तो क्या बोला था, की पॉइंट क्या था उनका, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए डार्विन की थ्योरी का नाम होता है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे थे, इनका जो एसेंस था थ्योरी का वो क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि किसी भी मतलब न्यू फॉर्म का जो अपीयरेंस होने का रेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका लाइफ स्पान क्या है। यानी सब में एक जैसा इवोल्यूशन नहीं होता है, सब में एक जैसा नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो जब आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हो तो कुछ ही सालों या महीनों में दूसरे टाइप के बैक्टीरिया बन जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे कि फिश और बर्ड्स में ये तुरंत हो गया होगा क्या, नहीं, उनमें मिलियन साल लग गए होंगे, ठीक है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान कितना है, उसका लाइफ का साइकिल कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, उसका जो टाइम पीरियड है लाइफ का वो कितना है, ओके। और जो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन था वो किस पर बेस्ड था, जेनेटिक बेस्ड था। यानी मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि मान के चलो नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट कैसा हो गया, जेनेटिकली। यानी जैसे मैं अगर बैक्टीरिया का एग्जांपल देता हूं आपको, तो मैंने कोई एंटीबायोटिक खाया, ठीक है, लगातार मैं खा रहा हूं कई सालों से, तो मेरे अंदर जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट मेरे अंदर जो बैक्टीरिया मुझे बीमारी करते हैं वो उसके खिलाफ क्या क्रिएट कर लेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। तो जो नई रेजिस्टेंट वैरायटी बनी उसी को हम बोलेंगे बेटर अडेप्टेड। इसी को मैंने बोल दिया नेचुरल सिलेक्शन। यानी उन बैक्टीरिया ने अपने आप को बेटर अडेप्ट कर लिया दूसरों की तुलना में, इसी को नाम दे रहा हूं मैं नेचुरल सिलेक्शन। तो जो यहाँ का एडेप्टेशन था, यही क्वालिटी उनकी इनहेरिट हो जाएगी, यानी यही दूसरों में ट्रांसफर हो जाएगी, तो एक नई वैरायटी बन जाएगी, वो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी जो आप इस्तेमाल करते थे। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिटनेस की बात की गई है तो वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही है। तो ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन को याद रखना, बाकी ये चीजें आपको और भी आगे चल के आती रहेंगी, ठीक है। तो अब मैं इस पूरी चीजों को जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरीज है ना मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट थे अपने लेमार्क, ठीक है, इनका पूरा नाम था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो लेमार्क की थ्योरी को बोलते हैं लेमार्किज्म। इसमें क्या बोला इन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर्स आप में डेवलप हो गए वो आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी ये साफ साफ ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैंने बॉडी बना ली तो मेरे बच्चों की भी बॉडी बनी बनाई पैदा होगी, जबकि ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जिन वेरिएशंस की बात कर रहे थे वो चेंजेस कहां पे थे, सोमेटिक सेल्स में थे, जबकि इनहेरिटेंस किसका होता है, जो चेंजेस जर्म सेल में होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी थी, अब वो क्या करता होगा, जिराफ आगे चल के पेड़ों से पत्ते खाने के लिए उसको गर्दन बार बार लंबी करना पड़ती होगी, तो धीमे धीमे उसकी लंबी गर्दन होती गई और बाद में ये जो कैरेक्टर यानी गर्दन का लंबा होना कौन सा कैरेक्टर हो गया, एक्वायर्ड कैरेक्टर, और यही कैरेक्टर इससे बच्चों में ट्रांसफर होने लगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इन्होंने लोगों ने बोला सही तो कह रहे हो आप, लेकिन फिर लोगों ने क्वेश्चन किए। अगर सोचो यार, अगर मैं भारतीय कल्चर की बात करूं तो बोरिंग ऑफ पिन्ना कब से चला आ रहा है यार,
तो आपने अगर पिन्ना को बोर किया, इसमें छेद किया, तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? एक्वायर्ड। तो हमारे बच्चों का कान छिदा हुआ पैदा होता है क्या? नहीं। बोरिंग ऑफ पिन्ना, बोरिंग ऑफ नोज। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता तो देखा जाए तो अभी तक तो हमारे बच्चों का नाक कान में ऑलरेडी छेद होना चाहिए था। तो सीधी सी बात यह है कि ये गलत थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, लेकिन इनको कुछ सपोर्ट मिल गया था। ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मतलब इनके सपोर्ट में, ये मेन एग्जांपल आप तो ऐसा समझ सकते हो, जिराफ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का भी एग्जांपल देके लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया। इनकी थ्योरी क्या थी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो लेमा को सपोर्ट कर रहे थे कि जिस ऑर्गन्स को आप इस्तेमाल नहीं करते हो वो धीमे धीमे खत्म हो जाता है, आपके आगे की पीढ़ियों में वो दिखाई नहीं देता है। जैसे इंसान में टेल नहीं है या हमारा पिन्ना मूविंग नहीं है, तो पिन्ना को घुमाने वाले जो मसल्स हैं, ऑरिकुलर मसल्स, वो हमें वेस्टिजियल्स हैं, पहले में फंक्शनल थे, तो इनको यहां से दम मिलती थी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो कैरेक्टर आप में डेवलप हुआ है उसका इनहेरिटेंस नहीं होता है। इसके बाद आए मेन साइंटिस्ट डार्विन। तो डार्विन की मैं बात करता हूं, चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। जब ये पढ़ते थे तो उस समय इनको कॉलेज वालों ने इनका जन्म हुआ था 1809 में हुआ था शायद, है ना, और डेथ हुई थी 1882 में, 1882 में इनकी मौत हुई थी और 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो जब ये पढ़ते थे उस समय 1831 से लेके 1831 से लेके 1836 1836 तक, यानी 5 साल के लिए इनको कॉलेज वालों ने, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो एक वर्ल्ड की जर्नी को भेजा समंदर के रास्ते, सी वॉयज। और जिस जहाज से, जिस शिप से इन्होंने जर्नी की उसका नाम था HMS बीगल। तो ये 5 सालों तक उन्होंने बहुत मतलब एंजॉय के लिए गए होंगे। इस टाइम पर इन्हें भी नहीं पता होगा कि मैं इतना, मेरा नाम हो जाएगा या मैं कुछ कंसेप्ट या थीसिस भी लिख दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, इनको भेजा गया तो इन्होंने पूरी जर्नी की। जब ये 1835 में, सॉरी मतलब लास्ट के टाइम में ये गैलापागोस आइलैंड पहुंचे। तो गैलापागोस आइलैंड पर इतनी डाइवर्सिटी थी, खासकर के डार्विन जो फ्रेंचेस का नाम दिया ना, वहां पर इन्होंने इतनी डाइवर्सिटी देखी कि ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार ये इतनी छोटे से आइलैंड पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है। उसके पहले एंजॉय कर रहे थे, अपन नहीं जाते कि घूमने, किसी ने कॉलेज वाले ने भेज दिया घूम के आया तो एंजॉय करने जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे, इनका दिमाग घूम गया एकदम, यार कुछ तो है। इसके पहले अगर मैं बात करूं डार्विन साहब की, तो ये मतलब थॉमस माल्थस का जो एसे ऑन पॉपुलेशन था उससे काफी प्रभावित थे। ऐसे चार्ल्स डलेस का जो जियोग्राफिकल कंसेप्ट था उससे भी काफी इन्फ्लुएंस थे ऑलरेडी, ठीक है ना। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, डार्विन की थ्योरी थी जो नेचुरल सिलेक्शन, उसको मैं कुछ पॉइंट्स में अरेंज कर रहा हूं। तो इनका पहला पॉइंट बनता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की इनॉर्मस पावर होती है। यानी बैक्टीरिया, सोचो यार, मिनटों में मिलियंस पैदा हो जाते हैं। स्टारफिश को देखो, मिलियंस अंडे देती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म देखो ना, कितने बच्चे पैदा करता है, क्यों? ओवर प्रोडक्शन होने से फायदा क्या है? ताकि उस स्पीसीज का कंटिन्यूएशन बना रहे, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मगरमच्छ का एग्जांपल मैं आपको दूं तो 200-250 अंडे देता है। तो क्या सभी मगरमच्छ, सभी अंडे एडल्ट क्रोकोडाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या नहीं होते। उनमें से एडल्ट तक सिर्फ एक क्रोकोडाइल बचता है। अगर वो एक ही अंडा देता तो उसको तो फिर कभी क्रोकोडाइल बन ही नहीं पाता है। इतने सारे अंडे देने से कुछ को कोई प्रीडेटर खा गया, कुछ हवा से सूख गए, खराब हो गए, कुछ से जब छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चे निकले ना, उनको कोई भी चिड़िया खा गई, जब बड़ा हुआ थोड़ा और दूसरे मगरमच्छ खा गए, लास्ट तक रहते रहते कोई एक एडल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनॉर्मस रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, जिससे वो अपनी प्रजाति को लगातार बनाए रखे। इसलिए हर एक में ये पॉइंट अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा है कंपटीशन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो फिर सीधी सी बात, कंपटीशन तो होगा। अपने पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। अगर मेरे क्लास में 20 सीट्स हैं, बच्चे आ गए 30, उनमें लड़ाई होगी। वो बोलेगा मेरा बैग यहाँ पे रखा था, मैं कल बैठा था यहाँ पे, क्योंकि बैठ भी ही सकते हैं, तो 10 को हटना पड़ेगा। वो 10 कौन होंगे? कमजोर होंगे, घायल होंगे, जैसे भी है। बायोलॉजी के साइंस में अगर बात करोगे तो मुझे अलग तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगा? कंपटीशन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये 3 टाइप का हो सकता है, एक ही जाति के बीच में हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक,
जैसे एक ही खेत में अगर दो बफेलो घास चरते हैं तो उनका आपस में फाइटिंग होती है कि मैं यहाँ पे इस एरिया पे मैं खाऊंगी, वो बोलेगी मैं ग्रास को खाऊंगी। तो ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, दो जातियों के बीच में स्ट्रगल। जैसे एक ही खेत पर भैंस भी था और अपना हॉर्स भी आ गया, दोनों में फाइट हो जाएगी। या एलिफेंट आ गया कि मैं खाऊंगा तो वो आपस में लड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, पहला क्या था? इंट्रा स्पेसिफिक, बिटवीन सेम स्पीसीज। और तीसरा होता है स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वायरमेंट। मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उस पर तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनके खिलाफ जो आपका स्ट्रगल है उसमें भी ऐसा थोड़ी सभी, मान लो अकाल पड़ गया कहीं पर तो पता नहीं बहुत सारे जीव मर जाएंगे। जो अपने आप को बचा के रख पाएंगे वो लिमिटेड होंगे कि नहीं होंगे। भूकंप आ गया या कुछ भी घटना घट गई, ऐसा इसका मतलब है। तो कंपटीशन भी 3 टाइप का हो सकता है। अभी जो कंपटीशन हुआ इनमें जिन्होंने अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया, उसी को नाम दे रहा हूं वेरिएशन। यानी उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, यानी मैं उसको बोल सकता हूं एडेप्टेशन कर लिया, वो बच जाएंगे, बाकी सब एलिमिनेट होते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कोई मिनटों में नहीं हो जाता है, मिलियन साल लग जाते हैं रेवोल्यूशन में। जैसे यहाँ पे पानी बरस गया, बाढ़ आ गई अचानक, तो जो अपने आप को तैरने के लायक बना लेगा या किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो जाएगा वो बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे डूब के। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जो कंपटीशन के बाद जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, बेटर अडेप्ट कर लिया, वो बच जाएंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको बेटर अडेप्टेड, ठीक है। अब जो नेचर ने सिलेक्ट किया इस क्वालिटी को, इस कैरेक्टर को, जिन्होंने अपने आप में चेंज कर लिया था, यही चेंजेस क्या होंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहेंगे। उसको नाम दे रहा हूं मैं इनहेरिटेंस, जिससे एक नई स्पीसीज बन जाएगी। यानी पहले वाली स्पीसीज तैर नहीं पाती थी, अब जो बनी वो तैरने लगेगी। एक नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो स्पेसिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। अब ये बहुत टाइप होता है, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक। कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है, कोई फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं डिटेल में अभी जानना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी जो इस संघर्ष में बच गया उसी को हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, डार्विन की जो थ्योरी थी ना, डार्विन जैसे कंक्लूजन्स एक साइंटिस्ट ने और निकाले थे, उनका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ठीक है। इनका भी नाम आएगा। इन्होंने फिर बाद में एक लेटर भी लिखा था डार्विन साहब को, और डार्विन ने फिर दोनों को मिला के एक नई थीसिस दे दी, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये फोटो दे दिए कि डार्विन साहब हैं, ये अपने टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। यानी इनकी जो बुक्स थी ना, उनको बाइबल के बाद दूसरा सेकंड नंबर पर मतलब रिस्पेक्ट मिलता था। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए। बस इनकी अगर मैं कमी बोलूं ना तो ये जेनेटिक्स के ऊपर काम नहीं कर पाए थे बिल्कुल भी, ठीक है। ये जहाज है HMS बीगल, जिसको इस्तेमाल किया गया था। एक साइंटिस्ट का नाम और आता है ह्यूगो ड्यूबेरी, जिन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, और इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया था उसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज, यानी ओनियोथेरा लैमार्कियाना, ओके। छुमी बोलते हैं ना, शर्मीली, लज्जालू, पता नहीं कितने कितने नाम होते हैं इसके। चलो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो एवोल्यूशन वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ भी फिर से नाम आ गया डार्विन साहब का, ह्यूगो डिग्रीज का। पर एवोल्यूशन का एक यहाँ पर कंसेप्ट आप पढ़ोगे, हार्डी विनकर, वो इक्वेशन आपको बताएगी कि एवोल्यूशन कैसे होता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज इवॉल्व, ये इसमें बताने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं डार्विन साहब को और ह्यूगो डिग्रीज को, एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डार्विन साहब जिस वेरिएशन की बात कर रहे थे वो कैसे थे? माइनर वेरिएशन थे और वो हेरिटेबल थे। पर ये उस समय जेनेटिक्स नहीं जानते थे, क्योंकि मेंडल साहब ने ही अपना कंसेप्ट कब दिया यार। तो डार्विन ने की वजह से मेंडल साहब को कोई फेम मिला नहीं। लेकिन जब मेंडल साहब मर गए तो बाद में जब मेंडेलियन जो रूल थे, प्रिंसिपल्स थे, उसको रीडिस्कवर किया गया, तब जाके मेंडल साहब को वैल्यू मिली। नहीं तो इस समय वो उनको फेम मिल सकता था, लेकिन डार्विन का इतना नाम था कि मेंडल साहब को नहीं मिला। तो डार्विन ने सब कुछ अच्छा कहा और उन्होंने बोला वेरिएशन आए, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे वेरिएशन का सोर्स क्या है, क्योंकि जेनेटिक्स का लोगों को पता नहीं था। मेंडल को पता था पहली बार,
तब भी उनकी बात किसी ने मानी नहीं थी। तो मैं तो बोलूंगा इनका ड्रॉबैक क्या था, सिर्फ वेरिएशन का सोर्स क्या है, क्योंकि इनको जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं था। ये बोलते थे इन्होंने अपने आप को चेंज किया, वो चेंज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलेगा, लेकिन वो चेंज आए कहां से इसका कोई इनके पास जवाब नहीं होता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो वेरिएशंस थे वो इनहेरिटेबल थे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते थे, और वो कैसे थे, माइनर थे। और डी वरीज साहब बोलते थे कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, और म्यूटेशन सभी जानते हैं, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, अचानक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए में कोई चेंज होता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ये जो डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस थे वो स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे, यानी एक डायरेक्शन थी। जबकि म्यूटेशन को आप देखोगे तो ये एक तो लार्ज स्केल पर होते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, और ये डायरेक्शन लेस होते हैं, यानी फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। अगर आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो जितने भी डिजीज आते हैं वो लगभग कैसे हैं, म्यूटेशन से ही तो होते हैं। तो डिजीज कोई अच्छी बात होती है क्या, हार्मफुल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा फायदेमंद हो, ये डायरेक्शन लेस होते हैं, किधर भी जा सकते हैं, और रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट में। इवोल्यूशन स्लो ग्रेजुअल होता है, और ये क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, इसी को बोलते हैं साल्टेशन। यानी यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट में कि जो डी वरीज का इवोल्यूशन का कांसेप्ट था वो क्या था, सिंगल लार्ज स्टेप, इसको बोलते हैं साल्टेशन। ठीक है, तो साल्टेशन के लिए किस में टिक करना है, डी वरीज के कांसेप्ट में करना है, और नेचुरल सिलेक्शन को किस में करना है, डार्विन किस में करना है, और इनहेरिटेंस ऑफ एक पार्ट कैरेक्टर लेमार्क किस में टिक करना है। चलो ये तो अपने साइंटिस्ट पढ़ लिए। अब इसमें से डी वरीज बोलते थे नहीं साहब म्यूटेशन से इवोल्यूशन होगा, तो यार ऐसा थोड़ी होता है अचानक कुछ म्यूटेशन होगा मैं कोई बंदर बन गया, बंदर से इंसान बन गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो सही तो 100% कोई भी नहीं था। तो बाद में लोगों ने सोचा क्यों ना डार्विन की थ्योरी को और डी वरीज की थ्योरी को मिला दो, क्योंकि डी वरीज ने किस पर काम किया था, जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था, डार्विन साहब जेनेटिक्स जानते नहीं थे। तो दोनों को मिला के एक नया कांसेप्ट बन गया, उसको बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसको किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया है, या इसी को बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि डार्विन को लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो लोगों ने कहा ठीक है आप नई थ्योरी बना दो, लेकिन डार्विन का नाम नहीं जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है, उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा, तो उस नए थ्योरी का नाम क्या हो गया, न्यू डार्विनिज्म। ओके, तो ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, डार्विन थ्योरी का और डी वरीज थ्योरी का, इनका दोनों का सिंथेसिस है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स क्या है, बस कुछ नहीं, डार्विन की थ्योरी में जेनेटिक्स को जोड़ दो और ये थ्योरी बन जाएगी, कुछ भी नहीं है, मैं तो ये बोलता। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी न्यू डार्विनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में कितने पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या, जेनेटिक वेरिएशन, ये बहुत मेन पॉइंट है, यानी जीन्स में चेंज आना है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना है। ठीक है, अब चेंज एक तो म्यूटेशन से आ सकता है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यही तो होता है, क्या होता है, जैसे फिनोटाइप चेंज हो जाता है, सीधी सी बात, जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है, जीन म्यूटेशन, दूसरा हो सकता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा, जीन की स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जब जीन की स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो जीन का सीक्वेंस नहीं बदलेगा, जीन में जो न्यूक्लियोटाइड है उनका सीक्वेंस बदलेगा। यानी जब भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का चेंज हो रहा है किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, तो समझ जाना वो किसका एग्जांपल है, जीन म्यूटेशन का। लेकिन जहां पर जीन का सीक्वेंस चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन्स है अपने ए बी सी और डी। ठीक है, अब मान चलो इतना हिस्सा कट गया, तो नया जो क्रोमोसोम होगा उस पर सीक्वेंस क्या रह जाएगा, बी सी डी। यानी पहले सीक्वेंस क्या था, ए बी सी डी, अब क्या बचा, बी सी डी। तो सीक्वेंस चेंज तो हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो बहुत टाइप का होता है, मैं जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ये अभी सिर्फ समझने के लिए आपको हिंट काफी है। ठीक है, तो म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन लाता है। म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल में जीन का आपको सीक्वेंस चेंज करना है, और जीन म्यूटेशन में जीन की स्ट्रक्चर को बदलना है, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज करना है। तो पहला तो हो गया आपका म्यूटेशन। दूसरा होता है जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स है। अगर आप जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से 100% मैच करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता ही है। तो जो हमें थोड़े थोड़े चेंज आते हैं, अब आप बोलोगे चेंज कैसे होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं कि आप जहां रहते हो वहां पे आपको सर्वाइव करने में मदद करें, ये ऐसे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे होंगे,
ये ऐसे होंगे कि आपको मदद कर दें, ठीक है। तो ये तो लगातार मतलब हम में जो सिबलिंग्स बनते हैं तो हमारा जो फेस कट मैच नहीं करता है, तो ये तो कंटिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स रहता ही है। अगला है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन को हम बोलते हैं जीन फ्लो, यानी ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन। अब यहाँ की कोई पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन में चली गई, या इंडियंस इंग्लैंड में चले गए, या इंग्लैंड के यहाँ पे आ गए, तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ पे शादी करेंगे, तो ये जीन पूल में चेंज नहीं आ रहा है क्या? वहाँ की जीन्स यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, या यहाँ का बंदा वहाँ गया तो वहाँ पे ऐड कर रहा है ना, नए इंडियंस जैसे ट्रेट वहाँ पे ऐड कर देगा इंग्लैंड में। अगर कोई इंडियन और इंग्लैंड के बंदे में अगर शादी करवाएंगे तो जो बच्चे होंगे उसमें दोनों के ट्रेट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जो 30 बच्चा पैदा होगा उसमें जीन्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया अपना जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अगला हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं यहां से। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इसी को बोलते हैं सेवरलाइट इफेक्ट, यानी अल्टरनेशन ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेशन ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसी यानी एलिल की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, लेकिन ये चेंज कैसे होगा? ड्यू टू चांस होगा। याद रखना, ये मेन पॉइंट है, कीवर्ड है इसका, ड्यू टू चांस होगा, और ये स्मॉल पॉपुलेशन में ही इसका असर दिखेगा। हालांकि लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता होगा, उसका असर दिखता नहीं है। जैसे मैं समंदर में से एक गिलास अगर पानी भर लूं तो समंदर में कोई असर दिखेगा कि एक गिलास पानी कम होगा, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या सेवरलाइट इफेक्ट एक तो चांस इवेंट है, और इसका असर कहां दिखता है? स्मॉल पॉपुलेशन पर। लार्ज पॉपुलेशन में ये अप्लाई नहीं होगा, आप तो ऐसे मान के चलो, ठीक। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बोटलनेक इफेक्ट, ठीक। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कैसा होता है फाउंडर इफेक्ट, कैसे होता है। मैं यहीं पर कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान के चलो अपने पास ये कोई आदमी है जिसमें ये जीनोटाइप होता है, दो दो के पेयर में लिखा जाता है, वो क्या होता है? जीनोटाइप होता है। एक ऐसा वाला पेयर है, एक ऐसा वाला है, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। एक एग्जांपल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी टोटल एलिल कितने हैं? 6। इंडिविजुअल 3 है, 1 2 3, लेकिन जीन्स के अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिल्स। तो एलिल्स कितने हो गए? टोटल 6। तो इस अगर पॉपुलेशन में आप देखोगे तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? इसमें कितनी है? 2, तो इसका हो जाएगा 2/6। स्मॉल टी की कितनी है? सॉरी, इसमें तो इक्वल आ जाएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हो जाएगा 3/6, क्योंकि एक कैपिटल टी 2 3 टोटल 6, 3/6। स्मॉल टी का कितना आ जाएगा? इसका भी 3/6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी भी 0.5 और इसकी भी 0.5 आ गया कि नहीं आ गया ये? ठीक है। तो यहां पर ये अब मान के चलो यहां से कोई पॉपुलेशन चली गई, ये छोटी पॉपुलेशन और 3 ही लोग, मान के चलो छोटी पॉपुलेशन है। अब यहां पे अचानक क्या हुआ? ये लोग चले गए, ये यहां से चले गए, ठीक है, कहीं पर चले गए, यहां पर पहुंच गए, ये कैपिटल टी। तो बताओ यहां पर टी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? टोटल 2 है, 2/2 यानी 1 आ गया। तो पहले तो कैपिटल टी की 0.5 थी, 50% थी, अब कितनी होगी? 100%, यानी ये ट्रेड तो फिक्स हो गया। तो इनके जो बच्चे होंगे इसमें स्मॉल टी तो रहेगी नहीं, आगे चल के किसी भी पीढ़ी में नहीं रहेगा। तो बताओ ये यहाँ पे एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो जो ये पॉपुलेशन यहां से गई उसको हम बोलते हैं फाउंडर। उसने एक नई पॉपुलेशन बना दी, सेटलमेंट के लिए गई, तो ये क्या कहलाएगा? फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। हालांकि ये करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हो सकता है ये चला जाता, हो सकता है ये चला जाता, तो ये सैंपल एररिंग भी कहलाता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल यहां से गया वो अपनी पॉपुलेशन को करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है क्या? उसका नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपिटल टी का पहले तो आधा था, अब जो इतने इससे चले इसका 100% है, ठीक है। अब दूसरा होता है अपना बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट में क्या होता है? यही कंसेप्ट लगाओ, इतने लोग हैं, अब मान के चलो बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, कुछ भी रीजन ले लो, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी डिजास्टर इवेंट हो गया, तो सेम कंडीशन, इतना मर गए, ये मर गए, तो जो बची हुई है उसमें तो ये लोग मर गए, मान के चलो बोटलनेक में ये मर गए, तो कौन बचे रहेगा? ये 4 एलिल रह गए। तो पहले कैपिटल टी की भी 0.5 थी, स्मॉल टी की 0.5 थी, लेकिन ये मर गया, तो जो नई पॉपुलेशन है उसमें टोटल 4 बचे, तो स्मॉल टी कितना हो जाएगा बेटा?
स्मॉल टी कितना हो जाएगा, टोटल कितने 4 है और स्मॉल टी 3 है, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी 3/4 और कैपिटल टी कितने हो जाएंगे 1/4। तो बताओ यहाँ भी चेंज हुआ क्या नहीं हुआ? जो पहले 0.5 था, अभी आप निकालोगे तो ये अलग से आ जाएगा आपको, ये 25% ही रह गया। तो जब कोई नेचुरल कैलेमिटी, किसी भी दुर्घटना से एल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसको बोलते हैं बोटल नेक। बोटल नेक इसलिए बोलते हैं, अगर आपके पास कोई बोतल है तो नेक में से क्या पता कौन निकल जाए। अब आप बोलोगे सर ये जो बच गए ये क्या अच्छे हैं? नहीं। हाँ, अगर यही प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता तो अपन बोलते कि जो स्मॉल टी का नंबर बढ़ा, पहले स्मॉल टी और कैपिटल टी बराबर थे, इस केस में स्मॉल टी का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये नेचुरल सिलेक्शन होता तो हम ये बोलते कि स्मॉल टी वाला कैसा है, बेटर अडेप्टेड है, नेचर इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर स्मॉल टी बढ़ गया, ये धोखे से बढ़ गया, ये लक फैक्टर है, चांस इवेंट है। भूकंप ये नहीं देखेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन डोमिनेंट एल है कौन इसमें रिसेसिव एल है, ये नहीं देखता। भूकंप आएगा उसमें सब मर जाएंगे, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर स्मॉल टी अपने आप बढ़ता तो हम कहते हैं कि नेचर इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी ये बेटर अडेप्टेड है, ये लेस अडेप्टेड है। ये कब वर्ड इस्तेमाल करोगे आप, जब नेचुरल सिलेक्शन होगा। लेकिन किसी भी घटना से ऐसा हो रहा है तो उसको फिर आप नेचुरल सिलेक्शन नहीं बोलेंगे, चांस इवेंट है, कोई भी मर सकता है, क्या पता कौन मर जाए, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के एल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना, ये इफेक्ट कहां दिखेगा, स्मॉल पॉपुलेशन में, और ये चांस इवेंट है। सिर्फ ये स्मॉल पॉपुलेशन में दिखेगा, बड़े पॉपुलेशन में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो पहला हो गया अपना ये पूरा का पूरा क्या, जेनेटिक वेरिएशन वाला। मैंने आपको साथ में ये सब बता दिया है, तो ये चीजें आप याद रखना, ये 5-6 पॉइंट को। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, 1 2 3 4 और एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 पॉइंट, क्योंकि भविष्य में यही 5 पॉइंट आपके हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो पहला था अपना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का जेनेटिक वेरिएशन के तरीके बता दिए कैसे कैसे हो सकता है। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप से हो सकता है, एक होता है स्टेबलाइजिंग या सेंट्रीपिटल सिलेक्शन बोलते हैं, दूसरा होता है डायरेक्शनल या एक किसी डायरेक्शन में हो जाएगा, किसी एक पीक को सपोर्ट किया जाएगा, एक होता है डिसरप्टिव, इसमें दोनों पीक को सपोर्ट किया जाएगा, इसमें मीन वैल्यू को सपोर्ट किया जाएगा, इसमें किसी एक पीक को, इसमें दोनों पीक को, इसमें किसी एक पीक को, इसमें मीन वैल्यू को सपोर्ट किया जाएगा। मान के चलो इसको ऐसे समझते हैं कि अपने पास ये कोई बंदे हैं एक्स, ठीक है, अब अपने पास सब्जेक्ट है आर्ट, कॉमर्स और साइंस। ठीक, अब नेचुरल सिलेक्शन को मैं आपको समझाने का एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। मान के चलो गवर्नमेंट ने बैंकिंग की जगह निकाल दी, तो आर्ट वालों का नंबर कम हो जाएगा और साइंस वालों का नंबर कम हो जाएगा। बच्चे क्या लेना स्टार्ट कर देंगे, कॉमर्स सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी नेचर किसको सपोर्ट कर रहा है, कॉमर्स वालों को कर रहा है। गवर्नमेंट ने जगह किसकी निकाली, बैंकिंग की निकाली, तो अचानक कॉमर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यहां पर जो ये पीक है ना, एकदम सीधा और ऊंचा आएगा। देखो, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। देखो, पहले सब बराबर बच्चे थे, अब कौन से बढ़ गए, अपने कॉमर्स वाले। अब गवर्नमेंट ने बोला हम डॉक्टर इंजीनियर की जगह निकालेंगे, साइंस वालों के लिए जगह निकालेंगे, और या आर्ट वालों, किसी एक को निकालेंगे, या साइंस वालों को या आर्ट वालों को। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चूंकि नीट पढ़ाता हूं तो मैं साइंस का सपोर्ट करूंगा। अभी मान के चलो गवर्नमेंट ने साइंस वालों की जगह निकाल दी, नीट की वो डॉक्टर्स की जगह निकाल दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सारे कॉलेज बढ़ गए, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, साइंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बच्चे भी कम हो जाएंगे, ये बच्चे कम हो जाएंगे, कौन बढ़ जाएगा, साइंस। यानी ग्राफ किसी एक डायरेक्शन में चला गया, यानी इसका ग्राफ थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। देखो, हो सकता है आर्ट की जगह निकाले तो ग्राफ का पीक इधर मिलता, किसी एक पीक पे मिलेगा, इधर या इधर। ठीक है, तो अगर साइंस की जगह निकल आए, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की जगह निकल आए, तो यहां पे ये कह सकते हो कि नेचर किसको सपोर्ट कर रहा है, साइंस वालों को कर रहा है, तो अचानक साइंस के बच्चों का जो नंबर है बढ़ने लगेगा, यानी नेचर इसको सपोर्ट कर रहा है। अब मान के चलो गवर्नमेंट ने दोनों को जगह निकाल दी, आर्ट्स वालों को भी और साइंस वालों को, यानी वो यूपीएससी की भी निकाल रहा है बहुत ज्यादा, और डॉक्टर्स इंजीनियर्स की भी जगह निकाल रहा है। तो बच्चे आर्ट भी ले लेंगे और
साइंस भी ले लेंगे, कॉमर्स वाले कम हो जाएंगे। तो नेचर किसको सपोर्ट कर रहा है? दो पीक को कर रहा है, इसको भी कर रहा है, उसको भी कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? डिसरप्टिव। तो जिसमें दो पीक मिलेंगे उसको बोलेंगे डिसरप्टिव, यानी इसमें दो पीक को सपोर्ट किया जा रहा है। तो जिसमें किसी एक पीक को सपोर्ट किया जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शनल, जिसमें मीन वैल्यू को सपोर्ट किया जाएगा वो हो जाएगा अपना स्टेबलाइजिंग। ठीक है, तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का पहला था जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा क्या है? आइसोलेशन। यहां पर आइसोलेशन से मतलब होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऐसे कहीं पे भी हेल्थ लिखा हो तो वहां से मतलब क्या निकालते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से निकालेंगे आप। सॉरी मैं वो नए चैप्टर को बोल गया यहां पर। मतलब अगर मैं बोलूं नेचुरल सिलेक्शन, इसको आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को मान सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं आपको। बेटर एडेप्टेड को आप मान सकते हैं, यानी जहां पर भी नेचुरल सिलेक्शन लिखा है तो आप ऐसा फॉलो करना कि बेटर एडेप्टेड है ये। ठीक है, तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी वो आपस में मेटिंग नहीं करेंगे। अब एक तो ऐसा होता है कि किसी को बीच में नदी आ गई, समंदर आ गया, पहाड़ आ गया, तो उससे पहाड़ के इस तरफ वाला भी एनिमल इधर नहीं जा पाएगा, यानी दो ऑर्गेनिज्म किसी जियोग्राफिकल एरिया से भी तो आइसोलेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तब भी वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ साथ में रहते पर उनकी आदतें अलग अलग है तो भी मीटिंग नहीं करेंगे। कुछ मीटिंग कर लेंगे पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कुछ में फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जायगोट मर गया, किसी में बच्चा बन गया तो बच्चा आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। कुल मिला के यहां पर मेटिंग को रोकना है या मेटिंग के प्रोडक्ट को रोकना है, ऐसा समझ के चलो आप। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? जो आइसोलेशन है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया की वजह से हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर साइकोलॉजी से हो सकता है। ठीक है, जायगोट मोर्टेलिटी, जायगोट अगर बन गया तो मर जाएगा। दूसरा क्या है? मीटिंग अगर कर भी लिया तो इनकम्पेटिबिलिटी, वो फ्यूज ही नहीं होंगे, और अगर फ्यूज हो गए तो जायगोट मर जाएगा। अगर बच्चा बन गया तो उससे आगे वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते हो ना, लायन और टाइगर से अगर कोई लाइगर या टाइगर बना भी ले तो वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ऐसा होते होते जब सोचो आप किसी दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग रखोगे तो कई पीढ़ियां गुजरने के बाद ये अलग टाइप का बन जाएगा, ये अलग टाइप का बन जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पीशिएशन। यानी जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, यही जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, यही कई सालों में फिर क्या बना देगा? एक नई स्पीशीज को तैयार कर देगा। ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ। ह्यूमन रेसेस देखो आप, चाइनीज देखो, हम देखो, तो सोचो ना, ये एक रेसेस है हमारा कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे फिट नहीं होता है, पर मैं समझाने के लिए कम से कम बोल ही सकता हूँ। अब है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है? हार्डी-वीनबर्ग इस साइंटिस्ट की एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। हार्डी इंग्लैंड के थे, मैथमेटिशियन थे। वीनबर्ग साहब कहां के थे? ये थे जर्मनी की, और ये डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। तो मैं तो इसको ट्रिक बनाता हूं, हीरो। इसको आप ट्रिक बनाओगे तो कैसे बन जाएगा? हीरो। सॉरी, ये तो उसमें इस्तेमाल कर ली थी मैंने। हार्डी मतलब मैथमेटिक्स हार्ड होता है, मुझे तो लगता है, तो हार्ड मैथमेटिक्स है। तो हार्डी कौन थे? मैथमेटिशियन थे। और हार्डी को मैं ट्रिक ऐसी जो ऑनलाइन रिकॉर्ड पे बोल नहीं सकता हूँ। हार्ड क्या क्या हो सकता है? तो हार्डी साहब इंग्लैंड के थे और मैथमेटिशियन थे। वीनबर्ग में अपने को बर्गर जैसी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? जर्मनी, बर्गर जर्मनी। तो ये वीनबर्ग साहब जर्मन के थे और जर्मन की फिजिशियन यानी डॉक्टर थे। ठीक है, इसी हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये चीज आप पढ़ तो रहे एवोल्यूशन में, लेकिन ये वैलिड काय के लिए? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए। यानी जहां पर एवोल्यूशन नहीं हो रहा है वहां पर ये कांसेप्ट लगता है, जहां पर एवोल्यूशन होता है यहां पर ये कांसेप्ट नहीं लगता है। तो देखो, वैलिड फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन। यानी हार्डी वीनबर्ग आप पढ़ का रहे हो एवोल्यूशन में, पर वैलिड किसके लिए है? जिस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ओके, ये क्या लगता है? ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है अगर उसको कोई जेनेटिक फैक्टर डिस्टर्ब ना करे तो। फिर से समझो, एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्टर्ब कौन कौन करता है। डिस्टर्ब करता है जो आपने अभी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में पढ़ा था ना, म्यूटेशन, ये सब म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन रिकॉम्बिनेशन, जो आपने जीन फ्लो पढ़ा था वो, और नेचुरल सिलेक्शन, ये सब इसमें आ जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है ना? तो किसी भी
जीन्स को आप कैसे लिखते थे अभी तक? ऐसे। अगर मुझे जीनोटाइप लिखना है तो उसके दो जीन्स ऐसे हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील क्या है? ए, कैपिटल ए। ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर कैपिटल स्मॉल लिखा है तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है, और स्मॉल ए क्या कर रहा है? रिसेसिव एलील को शो कर रहा है। जो डोमिनेंट एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से। और जो रिसेसिव एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी को कहां से शो करते हैं? स्मॉल क्यू से। यानी डोमिनेंट एलील कैपिटल ए स्मॉल ए, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? स्मॉल पी एंड क्यू। कैपिटल ए स्मॉल पी, स्मॉल ए की स्मॉल क्यू। ठीक है, तो जब भी एलील लिखोगे जीनोटाइप को ऐसे लिखोगे, एलील अकेला एक होगा, या तो कैपिटल ए होगा या फिर स्मॉल ए होगा। ठीक है, और अगर कैपिटल ए लिखा है, दो के फॉर्म में सेम अल्फाबेट लिखा है, तो वो किसको शो करेगा? जीनोटाइप को। अगर एक ही अल्फाबेट है तो वो किसको शो करेगा? एलील को। खत्म बात। तो उन्होंने बोला कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को हम किससे निकालते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। जैसे कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी? स्मॉल पी, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी? स्मॉल क्यू। तो जब भी आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर कभी भी आपसे कोई भी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछे, या मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे, तो आप कैसे निकालोगे? p स्क्वायर से। यानी इस फॉर्मूले में p स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यहां पर q स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां पे 2pq क्या है? ये है बेटा हेट्रोजाइगस। कई लोग सोचते हैं p और q से निकल आएगा, p इंटू q ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको जब भी हेट्रोजाइगोट्स की निकालना है तो 2 इंटू p इंटू q से निकलेगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए है। और अगर आपको एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। अगर मान लो p की कितनी है? 0.4, तो q की कितनी हो जाएगी? 0.6। टोटल 1 आना है। तो जब भी आपको एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने को, और जब भी अपने को जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इस फॉर्मूले को आपको टारगेट करके निकालना है। ये दो फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे। कुछ मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा के दे दूंगा तो आप उससे देख सकते हो उसको। ठीक, अब है अपना ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 2000 मिलियन साल पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना था। ठीक है, 500 मिलियन साल पहले कौन अस्तित्व में आए? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, 350 मिलियन साल पहले कौन बना? जॉलेस फिशेस बने। और 350 मिलियन साल पहले ही कौन बने थे? सीलाकैंथ या लोफिन्स बने थे। इसका एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में कि जो सीलाकैंथ फिश है, पहले हम क्या मानते थे? एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अफ्रीकन ओशियन में 1938 में इसको पकड़ा गया, जिसको अभी तक क्या मानते थे? हम एक्सटिंक्ट मानते थे। ये सीलाकैंथ को बाद में पकड़ा गया था। ठीक है ना, तो इनको हम लो फिश बोलते हैं। तो ऐसी मछलियां जिनके फिन्स स्ट्रॉन्ग थे, ये लैंड पर मूव कर गए। ठीक है, और इन्हीं मछलियों से क्या बन गया? फिर एम्फीबियंस बन गए। अब आज जो एम्फीबियंस प्रेजेंट डे के वो अलग है, पर एम्फीबियंस बन गए। एम्फीबियंस के बाद क्या बने? रेप्टाइल्स बन गए। एम्फीबियंस क्या रह करते थे? लैंड और पानी में दोनों में रह सकते थे, और उनके अंडे ड्राई हो सकते थे। तो जैसे ही एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपने अंडे पर एक शेल बना दिया जो उनके अंडों को सूखने से बचाते थे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स बन गए, और अगले 200 साल तक रेप्टाइल्स का दबदबा रहा। आप सभी जानते हो, जुरासिक पार्क मूवी देखते हो। ठीक है, अब जो उसी टाइम पर देखो 320 मिलियन की अगर मैं बात करूं तो 320 मिलियन साल पहले कौन बने थे? सी वीड्स और कुछ प्लांट्स बन गए। और 200 मिलियन साल पहले की बात करोगे तो उस समय कुछ रेप्टाइल्स तो पानी में चले गए, और क्या बन गया? इक्थियोसॉरस। ठीक है, इसी टाइम पर जो टेरिडोफाइट्स और जायंट फंस थे वो भी इसी टाइम पर थे, और वो धीमे धीमे धरती में दफन होगा। क्या बन गए? कोल्स बन गए। जो आजकल आप कोयले की खदानें देखते हो, ये किन से बने? ये दफन हो गए थे ना कई सालों, हजारों साल पहले, उनसे तो कोल्स बनते हैं ये। ठीक है, आज से 65 मिलियन साल पहले क्या बने? डायनासोर बने नहीं, सॉरी, डिसअपीयर्ड हो गए, खत्म हो गए, दुनिया से विलुप्त हो गए। अब इसके दो रीजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, उसने उसको मार डाला।
कुछ लोग बोलते हैं मेटोराइट्स टकराया, कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादातर जो डायनासोर्स थे वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। ऐसी बहुत सारी थ्योरी है, कोई प्रॉपर रीजन तो अभी तक पता नहीं है। और आज से 15 मिलियन साल पहले क्या कौन बना? एंसेस्टर ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कब हुआ? जब रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट होने लगे डायनासोर जैसे, तब जाके मैमल्स को इवोल्यूशन का चांस मिला। तो सबसे पहले जो मैमल्स बना उसके जो अगर हम फॉसिल देखेंगे तो वो कैसा दिखता है? आज की डेट के श्रू जैसा, जो चूहे जैसा होता है उसकी ऐसी सूंड जैसी रहती है, तो श्रू जैसा बना था। ठीक है, मैमल्स इवॉल्व क्यों होते चले गए? एक तो मैमल्स इंटेलिजेंट थे और उनका जो बच्चा वो माँ की कोख के अंदर सुरक्षित रहता था, अंडे नहीं देते हैं। अब वो प्लेटिपस को छोड़ दो, मोस्टली कैसे हम विविपेरस हैं, और दिमाग भी तेज था, तो हम लोगों को खतरों से निपटना आसान था, कोई भी डेंजरस चीज को अवॉइड करना आसान था। तो देखो हमने इतना एवोल्यूशन किया कि आज देखो यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेक्नोलॉजी से। हम भी क्या मैमल्स ही है ना। अब एनसीईआरटी में कुछ ये चार्ट दे के रखे हैं, ये प्लांट्स के बारे में दिया है, ऐसी एनिमल्स के बारे में दिया है। तो प्लांट्स के बारे में मैंने एक ट्रिक का वीडियो बना के रखा है, उस ट्रिक को आप पढ़ लेना। मैं फिर भी एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। चलो ट्रैक रूट स्लो, तो क्लोरोफाइट, ट्रैक्योफाइट, राइनिया टाइप, स्लोफाइटन। क्लोरोफाइट से एक और ब्रांच करने लगी थी ब्रायोफाइट, ऐसे ट्रैक्योफाइट से एक ब्रांच करने लगी थी जोस्टेरोफाइलम। ट्रिक वाले वीडियो में देख लेना, इनसे फिर ये बनते चले गए। तो इसकी ट्रिक मैंने फिर से बनाई थी। नेता नीटल्स, जी जिंकोस, से स्पिनॉक्सिड या हॉस्टेल, नेताजी से फनी फंस, को कॉनिफर्स, प्रोग्राम प्रोजिम्नोस्पर्म, सीधे सीड फन, जैसे साइकेल बन गया सीधे, डेमो डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन यानी एंजियोस्पर्म। पहले डाइकोटिलेडन बने, बाद में मोनोकोटिलेडन बने। तो ये आप ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे अलग से। इसका ये ब्रेन मैप है, आप इसका देख सकते हो किससे कौन बना। ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर ये लाइन ऐसे ऐसे, पूरा ब्रेन मैप है आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे याद कर सकते हो। ट्रिक वाले वीडियो में ट्रिक देख लेना आप लोग। ये एनिमल्स का है, ये भी मैंने ट्रिक वाला वीडियो बना के रखा है। तो अर्ली रेप्टाइल से सौरपसिड बने और स्नैपसिड बने। सौरपसिड से एक लाइन से ये सब बन गए। आज की जो रेप्टाइल्स आप देखते हो, एक लाइन बन गई थिकोडॉन, उससे बन गया डायनासोर, और एक लाइन चलेगी बर्ड्स में। इसी से अर्ली रेप्टाइल से एक लाइन क्या बनी थी? सिनेप्सिड्स। इससे बने पेलिकोसॉरस, फिर बने थैलेपसिड, इनसे बन गए मैमल्स। जो डायनासोर की हाइट 20 फीट के आसपास थी, इसके दांत डैगर लाइक थे। इसकी भी ट्रिक है बेटा ना, सौरभ और साइना नाम से मैंने ट्रिक बना के रखी है, वहां पे आप देख सकते हो। एक्सटिंक्ट कब हुए वो भी आप मैच कर सकते हो, देखो ये आराम से, ठीक है। ये इसका ब्रेन मैप है, इसको आप आसानी से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी ट्रिक थी अपनी, सौरभ तू ले जा स्नैक्स तुरंत, ये था सौरभ ठीक, दोनों को भी याद कर लो। ऐसी इसकी ट्रिक थी, सानिया पहले तेरे मामा श्री को लेके आ। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स थे वो ओवरलैप कर जाते थे। तो पहले क्या था, ये सारे जो लैंडमार्क्स थे वो जुड़े थे, उसको बोलते थे पैंजिया। बाद में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से में लगातार गैपिंग बढ़ती जा रही है। तो नॉर्थ अमेरिका पहले साउथ अमेरिका से ज्वाइंट था, ये गैपिंग बढ़ती जा रही है। जब ये आपस में कनेक्टेड थे तो ये जो जानवर है ये ओवरलैप कर जाते थे। इसलिए आप देखोगे कि जो जानवर यहाँ थे वो यहाँ क्यों मिलते हैं, आज इनमें गैपिंग है। या ऑस्ट्रेलियाली जो मार्सुपियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलते हैं, क्योंकि अब ये जो कॉन्टिनेंट है वो दूर दूर हो गए। तो जो वहां पे थे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वो सिर्फ वहीं रह गए, अब कहीं और नहीं जा सकते थे। अगर आज भी जुड़े होते तो और भी ये स्प्रेड हो सकते थे, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लास्ट में पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, बस 2 मिनट का और बचता है ये। इसकी ट्रिक है, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया हैवी जापानी क्रूज से पहुंचे। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावा मैन, नीचे निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सेपियन, प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट्स, एग्रीकल्चर की पूरी ट्रिक है। इसमें आप इंसान का एक फोटो देख सकते हो, कैसे सेमी इरेक्ट होते चले गए। और एक फोटो ये बना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडल्ट ह्यूमन का स्कल है वो बेबी चिंपैंजी से ज्यादा मैच करता है देन एडल्ट चिंपैंजी, ठीक है। ये भी मैंने आपको ट्रिक में पढ़ाया हुआ है, ये भी आप देख लो। ड्रायोपिथेकस एप लाइक था, रामापिथेकस मैन लाइक था। 15 मिलियन मतलब मिलियन ईयर्स पहले ये अपीयर्ड हुए थे। हेयर थी वो सेमी इरेक्ट थे, ठीक है। ये ज्यादा मैन लाइक था, ये ज्यादा एप लाइक था। ऑस्ट्रेलिया से क्या निकलता अपना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 मिलियन ईयर्स पहले थे।
कैरियर कैपेसिटी कितनी 650 से 800 सीसी। ये ईस्ट अफ्रीका के राष्ट्र में घूमते थे, स्टोन के वेपन्स बनाते थे और ये फ्रूट खाते थे। जो होमो हैबिलिस है, हैंडीमैन, इसको टूल मेकर भी बोलते हैं। ये पहला ह्यूमन लाइक एक होमिनिड था, ये भी मीट नहीं खाता था, ये टूल्स को बनाता था। जो जावा मैन है, इसका फॉसिल 1891 में जावा से डिस्कवर किया गया था, इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। ये कब अपीयर हुआ था? 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी वो 900 सीसी है। ये मीट खाते थे। उसने ही आग की खोज की थी, हालांकि आग तो पहले भी थी पर इन्होंने कंट्रोल में करना सीख लिया होगा। निएंडरथल मैन, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आज से 1 लाख से लेकर 40K पहले था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है। ये अपने बदन को ढकने के लिए खाल का या किसी भी चीज का या छाल वाल, वृक्षों की छाल या जानवरों की खाल को उड़ना सीख गए थे। ये अपने मेंबर्स को दफनाते थे। ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते थे। क्रो-मैग्नम मैन की क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी 1650, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गए तो उसका नाम होता है होमो सेपियन फॉसिलिस। और ये केव पेंटिंग्स करते थे। शेष हो जाएगा होमो सेपियंस मॉडर्न मैन। ये 75 के से 10 के आसपास अपीयर हुआ था और आज तक है। 1450 सीसी है। ड्यूरिंग आइस एज इनका इवोल्यूशन हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। वहां से अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए और अलग अलग रेसेस में कन्वर्ट हो गए, नीग्रोइड, कॉकसॉइड, ऑस्ट्रेलियन मंगोलॉइड एक्सेट्रा। और जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स है वो आज से 18,000 साल पुरानी है। इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका रॉक, रायसेन, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास में ये। और एग्रीकल्चर की जो कंट्रोलिंग या करना हमने स्टार्ट किया था वो 10,000 साल पहले स्टार्ट किया। उसके अलावा पर जो घोड़ा पालना, ये पालना है ना, बहुत कुछ लिखा रहता है। तो थोड़ा फास्ट हो गया लास्ट में। ये आपका एवोल्यूशन मैंने 2 पार्ट में खत्म कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे भार्गव बायोलॉजी क्लासेस को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो। और कोई भी डाउट आता है आप बिंदास हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।